हम्म। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना वीडियो है कोस्टिंग के ऊपर, जेवीएनएल की कोस्टिंग, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं आज स्टैंडर्ड कोस्टिंग के बारे में। ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आज अपन इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टैंडर्ड कोस्टिंग से पहले अपन कुछ और कोस्टिंग है जो वो समझते हैं। ठीक है, पहली है ऐतिहासिक लागत। ऐतिहासिक होगी या वास्तविक होगी? लागत बोले तो एक्चुअल कॉस्ट। चलिए, ऐतिहासिक लागत एक्चुअल कॉस्ट में क्या होता है? देखो, ऐसी लागत एक्चुअल कॉस्ट जो वास्तविक में हुई है, जो काय में हुई है, वास्तविक में हुई है। यानी कि ऐसी लागत जो कब हुई हो, जिसका पता हमें कब चलता है? एक्चुअल, यानी कि प्रोडक्शन खत्म होने के बाद, उत्पादन के बाद हमें इन लागत का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो चलिए देखो क्या है कि ये लागतें उत्पादन पूर्ण होने के बाद प्राप्त होती है। यानी कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपन को पता चला कि यार इसमें इतनी लागत लगी, तो उसे बोलते बेटा एक्चुअल कॉस्ट की, एक्चुअल में कितनी लागत लगी। ठीक है, इन लागतों को इन लागतों को व्यय होने के बाद ही ज्ञात किया जाता है, यानी कि पता किया जाता है। जब एक्चुअल में एक्सपेंसेस हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी इतनी लागत लगी, तो उसे बोलते हैं बेटा ऐतिहासिक लागत या वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट बोल दो। ठीक है, अब इसमें बेटा उत्पादन कार्य में उत्पादन कार्य में होने वाली उत्पादन कार्य में होने वाली उत्पादन कार्य में होने वाली अकुशलता व त्रुटियों का पता हानि होने के बाद लगता है। के पश्चात लिख दो, या बाद पश्चात लगता है। बेटा बात आगे क्या, एक्चुअल कॉस्ट समझ में? यानी कि ये अपनी एक्चुअल कॉस्ट थी कि ऐसी लागतें जो एक्चुअल में जब होगी तभी अपन को पता चलेगा। यानी कि ये लागतें उत्पादन पूर्ण होने के बाद प्राप्त होती है, साथ ही इन लागतों को व्यय होने के बाद ही ज्ञात किया जाता है। उत्पादन कार्य में होने वाली अकुशलता व लॉस या त्रुटियों का पता हानि होने के बाद ही चलता है। सीधी सी बात है, जब उत्पादन पूरा हुआ उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर उसमें लॉस हो गया अपन को उस एक्चुअल कॉस्ट की वजह से, तो इसका पता कब चलेगा? उत्पादन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन आगे। हम्म, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक मिनट। हम्म, ठीक।
ये लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा, ये अपनी होगी बेटा वास्तविक लागत। अब बात करते हैं अपन पूर्व निर्धारित लागतें। बोले तो प्री डिटरमाइन कॉस्ट। प्री डिटरमाइन कॉस्ट जो पहले से पता हो, यानी कि प्री डिटरमाइन कॉस्ट क्या होती है कि उत्पादन स्टार्ट होने से पहले ही हम ये पता कर लेते हैं, ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी लागत क्या होनी चाहिए। बेटा एक होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट अनुमानित लागत तो क्या होती है कि हमारी उत्पादन पूर्व होने से पहले ही हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारी लागतें क्या होगी, ठीक है। लेकिन पूर्व निर्धारित लागत में हम क्या पता करते हैं कि भाई लागत है क्या होनी चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में हमारी लागत क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, उत्पादन के पूर्व ही उत्पादन के पूर्व ही, ठीक है, वस्तु की लागत क्या होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी लागत क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इस लागत को किस पूर्ण निर्धारण कैसे किया जाता है, जो पूर्ण निर्धारण किया जाता है इन लागतों का प्री डिटरमाइन, वो किया जाता है बेटा वैज्ञानिक आधारों, वैज्ञानिक आधारों पर करते हैं। डन है। चलिए ध्यान रहे, पूर्व निर्धारित लागत का जो उद्देश्य है, पूर्व निर्धारित लागतों का जो उद्देश्य है बेटा वो है लागत नियंत्रण करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये इसका क्या है पर्पस है, उद्देश्य, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। डन। तो ये होगी बेटा अपनी पूर्व निर्धारित लागत। एक होती थी, अभी इससे पहले पढ़ा था अपन ने, एक्चुअल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, ऐसी लागत जो उत्पादन कार्य होने के बाद पता चलती है, ठीक है। उत्पादन कार्य होने के बाद ही होने उत्पादन कार्य में होने वाली अकुशलता के बारे में, ठीक है, इनके बारे में पता कब चलता है, जब हानि हो जाती है। लेकिन पूर्व निर्धारित लागत में हम क्या करते हैं, उत्पादन के पूर्व ही वस्तु की लागत क्या होनी चाहिए ये हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और ये पूर्व निर्धारण करते हैं किस बेस पे करते हैं अपन, वैज्ञानिक आधारों पे करते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य बेटा कॉस्ट कंट्रोल करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुमानित लागत। अनुमानित लागत बोले तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो बेटा ये भी क्या होती है, पूर्व में ही डिसाइड कर लेगी, उत्पादन होने से पहले ही अपन क्या कर देते, डिसाइड कर लेते। लेकिन इसमें एक एग्जैक्ट बताते कि लागत क्या होगी, ठीक है। लेकिन जो अपन ने इससे ऊपर वाला पढ़ा था प्री डिटरमाइन कॉस्ट, उसमें क्या थी कि लागत क्या होनी चाहिए, ये दो वर्ड याद रखना है। तो चलिए इसमें क्या लिखेंगे कि उत्पादन के पूर्व ही वस्तु की क्या लागत होगी,
बेटा वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे है उत्पादन के पूर्व क्या लागत होगी, और जो इससे पहले था उसमें थी लागत क्या होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात करें इसके पूर्व निर्धारण, यानी कि लागत कैसे डिसाइड की जाती है, जैसे अभी अपन ने पढ़ी थी बेटा प्री डिटरमाइन कॉस्ट, वो तो किस हिसाब से डिसाइड की जाती थी, अपनी वैज्ञानिक आधारों पर। ठीक, लेकिन ये की जाती पिछले वर्षों की लागत व व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर, व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर जो अपनी प्री डिटरमाइन कॉस्ट थी बेटा, उसका निर्धारण किस बेस पे होता था, वैज्ञानिक आधार पे। लेकिन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका निर्धारण होता है पिछले वर्षों की जो लागत है और व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पे होता है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है बेटा, वो उद्देश्य अपना लागत अनुमान करना या अनुमान। इसका उद्देश्य क्या है बेटा, लागत अनुमान होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, लागत अनुमान होता है। बात आगे समझ में, जो अपनी ऊपर वाली जो कोस्ट थी, क्या बोलते हैं, प्रीडिटरमाइन कोस्ट, उसमें लागत क्या होनी चाहिए और जो डिसाइड होता है वो किस बेस पे होता था बेटा, वैज्ञानिक आधारों पर होता था। बात आगे समझ में। साथ ही उसका उद्देश्य था कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हमारी क्या क्या कॉस्ट आ सकती है। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या होता है कि हमारी वस्तु की लागत क्या होगी, और ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो पिछले साल की जो लागतें हैं और कुछ व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर डिसाइड की जाती है। इसका उद्देश्य बेटा लागत अनुमान करना, कॉस्ट एस्टिमेट करना। ठीक, तो बेटा ये तीन कॉस्ट तो होगी। अब अपनी आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या होती है, ये लीजिए साहब, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं अभी, है ना, कॉस्टिंग बाद में लेते हैं। प्रमाप लागत, क्या बोला जाता है इसको, प्रमाप लागत। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है बेटा, यह भी पूर्व निर्धारित लागत है, प्री डिटरमाइन कॉस्ट है। ओके, तो क्या है, यह भी, यह पूर्व निर्धारित लागत है। कौन सी लागत है, पूर्व निर्धारित लागत है। यह लागत, यह उत्पादन के पूर्व नियोजित की जाती है। नियोजित यानी प्लानिंग, यानी कि प्रोडक्शन होने से पहले नियोजित की जाती है। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले या प्रोडक्शन से पहले ही हम इन स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में क्या कर लेते हैं, एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं। ठीक है, एक निर्धारण कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, यह प्रत्याशित उत्पादन पर निर्भर करती है। काय पे निर्भर करती है, प्रत्याशित उत्पादन पे। तो याद रखना ये वाली लाइन, प्रत्याशित उत्पादन पे, और ये पूर्व नियोजित की जाती है। ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आईसीए में इंग्लैंड ने इसकी डेफिनेशन दी है बेटा, आईसीएमए, कि यह
पूर्व निर्धारित लागत है। प्रीडिटरमाइन कॉस्ट बेटा ये जो एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित अवधि के लिए निर्धारित कार्य की दशाओं में या कार्य की दशाओं के लिए तकनीकी अनुमान पर आधारित होती है। बेटा ये ध्यान रखना, आईसीएमए ने बोला है तकनीकी अनुमान पे आधारित होती है कि यह पूर्व निर्धारित लागत है या लागतें हैं जो एक निश्चित अवधि में या निश्चित अवधि के लिए निर्धारित कार्य की दशाओं के लिए तकनीकी अनुमान पर आधारित होती है। ठीक है क्या बेटा? हाँ, अब ये अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। पहली अपन ने पढ़ी थी एक्चुअल कॉस्ट या ऐतिहासिक लागत, वास्तविक लागत पढ़ी थी, फिर अपन ने पढ़ी थी पूर्व निर्धारित लागत, और फिर पढ़ी थी अपन ने बेटा एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत। ठीक है, ये अपनी होगी बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात आ गई क्या समझ में? अब आगे की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है। ये लीजिए साहब, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसको बोलते प्रमाप लागत लेखांकन। ओ, प्रमाप लिखा गया, ये प्रमाप है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो पहली बात करते हैं, यह लागत लेखांकन की एक विधि है। यह लागत लेखांकन की एक क्या है? विधि है। ठीक है, एक मेथड है कॉस्टिंग की। ठीक, यह बजट नियंत्रण, बेटा बजटिंग अपन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे बजट नियंत्रण का विकसित रूप है। बजट नियंत्रण का क्या है ये बेटा? एक विकसित रूप है। ठीक है, क्या बात समझ में आएगी क्या? हाँ, बड़े आगे चलिए। तो बेटा इस बजट नियंत्रण का एक विकसित रूप है, इसको ध्यान रखना है अपन को। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यह लागत प्रणाली की यह लागत लेखांकन की यह लागत लेखांकन की प्रणाली है या सिस्टम है जिसमें एक हाँ, जिसमें वास्तविक लागत की जिसमें वास्तविक लागत की तुलना प्रमाप लागत से
समाप्त लागत से यह पता करने के लिए करते हैं लिए की जाती है की जाती है कि इनमें अंतर की मात्रा कितनी है, कि डिफरेंस कितना है, तथा इन अंतरों के क्या कारण है। हाँ बेटा, देखो यह लागत लेखांकन की एक प्रणाली है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट से करते हैं, और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उनका पता करते हैं। साथ ही डिफरेंस किस वजह से आया है इसका पता भी हम कहाँ करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। बात आगे क्या बेटा, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है उसे अपन बोलते हैं वेरियांस, विचरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरियांस या विचरण। पढ़ेंगे भी आगे अपन, ठीक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी में लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रमुख तत्व क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रमुख तत्व, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट बोल दो, एसेंशियल एलिमेंट। चलिए, सबसे पहले इसमें काम क्या किया जाता है, प्रमाप लागतों का निर्धारण करते हैं। क्या किया जाता है बेटा, प्रमाप लागतों का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात आएगी समझ में बेटा। चलिए, यानी कि इसके मेन एसेंशियल में सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, उनका निर्धारण करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे बेटा तुलनात्मक विश्लेषण, कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस बोलो तो क्या होता है बेटा, कि तुलनात्मक विश्लेषण में अपन क्या करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट से, और इसमें जो डिफरेंस होता है उनको पता किया जाता है, ठीक है। यानी कि कंपेयर करते हैं, इसमें तुलना करते हैं एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इससे क्या पता लगाते हैं, पता करते हैं अपन डिफरेंस, कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंतरों का पता करते हैं, ठीक है। डिफरेंस को ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है तुलनात्मक विश्लेषण में। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, फिर किया जाता है बेटा विचरणों का विश्लेषण। विचरणों का विश्लेषण, वो इसको बोलते हैं बेटा वेरियांस एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, वेरियांस एनालिसिस। वेरियांस एनालिसिस मतलब जो अपन ने डिफरेंस लिया बेटा, इस अंतर को अपन क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं, विचरण। अब जो ये अंतर आए हैं, इन अंतरों के कारणों का पता किया जाता है, ठीक है।
यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंस या अंतरों, डिफरेंस के कारणों का पता करना कि डिफरेंस किस वजह से आया दोनों को। डन है क्या? आगे बात करते हैं अपन। फोर्थ, फिर किया जाता है बेटा सुधारात्मक उपाय। उपाय, अब ये सुधारात्मक उपाय क्यों कर सकते हैं? ये करते हैं अपन डिफरेंस को दूर करने के लिए, अंतर को दूर करने के लिए, कि जो डिफरेंस के जो कारण का पता किया अपन ने विचरणों का विश्लेषण में, तो उनको कैसे दूर किया जाता है, डिफरेंस को दूर करना। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण में क्या है बेटा, ये सहायक। नियंत्रण में सहायक मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड को अपन ओएज बोलेंगे अब आगे, ठीक है। ओवरहेड के व्ययों को, के व्ययों को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। प्रोडक्शन में तीन ही तो खर्चे आते हैं मेन, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। बात आगे क्या बेटा, हाँ, तो जो अपने प्रमुख तत्व थे, एसेंशियल एलिमेंट थे, सबसे पहले तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट का निर्धारण करते थे, फिर तुलनात्मक एनालिटिकल क्या करते थे, एनालिसिस करते थे, फिर विचरणों का विश्लेषण किया जाता था, फिर सुधारात्मक कार्य किए जाते थे या उपाय किए जाते थे, और फिर एक और था इसमें नियंत्रण में सहायक। ठीक, चलिए ये प्रमुख तत्व हो गए इसके बेटा। अपने आगे की बात करते हैं अपन कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। चलिए पहला है फॉर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, लागत पर नियंत्रण हेतु। मतलब लागत का नियंत्रण करता है कौन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फॉर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डन, यानी कि उत्तरदायित्व निर्धारण करना। उत्तरदायित्व निर्धारण करना, या उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु ही लिख देता हूं, यहां भी है ना। आगे की बात करते हैं अपन बेटा, फॉर इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या करता है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने की कुशलता, कार्य क्षमता या कार्य कुशलता। प्रोडक्टिविटी तो बोलते हैं, तुम जानते हो उत्पादकता में वृद्धि करता है, तो ये क्या करता है, कार्य कुशलता व उत्पादकता, उत्पादकता में वृद्धि करता है। डन है क्या बेटा? चलिए आगे की बात करते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट, टू मेक बजटरी कंट्रोल सिस्टम
इफेक्टिव। बजटरी नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाता है। बात आगे क्या बेटा समझ में? उद्देश्य में है कि कॉस्ट को कंट्रोल करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है, कार्य कुशलता उत्पादकता में वृद्धि करता है और बजटीय नियंत्रण व्यवस्था को अधिक कार्य कुशलता या प्रभावशील बनाता है। ठीक, बोलिए। हाँ, अब आगे की बात करते हैं अपन। क्या है देखो, देखिए क्या है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लाभ और सीमाएं और पढ़ते हैं। ये उद्देश्य हो गए थे। इसकी मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, लाभ या फायदों के बारे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। हाँ जी बेटा, पहला फायदा तो क्या है, लागत नियंत्रण में मदद करता है। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, कुशलता का आधार या कार्य कुशलता का आधार बोल दो तो मैं कुशलता लिख रहा हूं। कुशलता का आधार, ठीक है। बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। कॉस्ट कंट्रोल हो गया और एक हो गया बेसिस ऑफ एफिशिएंसी हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है क्या, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण में भी हेल्प करता है। ठीक है, इकोनॉमी, मितव्ययिता में भी हेल्प करता है। खर्चों पे कंट्रोल करता है, कॉस्ट पे कंट्रोल हो रहा है, मतलब मितव्ययिता का काम हो रहा है। आगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, बोले तो निविदा मूल्य का निर्धारण। टेंडर प्राइस को निकालने में भी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट है बेटा अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस। देखिए, यह है उत्पादन के साधनों का, अनुकूलतम उपयोग। प्रोडक्शन रिसोर्सेस का, उसका मैक्सिमम रिसोर्सेस अनुकूलतम।
नेक्स्ट देखो, कॉस्ट रिडक्शन करता है, बोले तो लागतों में कमी। प्रॉफिट बढ़ाता है, जब लागतों में कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट यानी कि लाभों में वृद्धि करता है। देखिए बेटा, अगर इसके मेरिट्स की बात करें तो पहली मेरिट थी कॉस्ट कंट्रोल करना है, बेसिक ऑफ एफिशिएंसी कार्य कुशलता का आधार था, उत्तरदायित्व का नियंत्रण का निर्धारण करना है, इकोनॉमी करना है, एक मितव्ययिता, साथ ही टेंडर प्राइस डिसाइड करना, उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम यूज, लागतों में कमी और प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है या वृद्धि होती है। ठीक, अब बात करते हैं अपने इसकी सीमाएं, लिमिटेशन। लिमिटेशन, सीमाएं। ठीक है, यह देख, पहला है कठिन व जटिल। कठिन व जटिल, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इससे कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आती है। कर्मचारियों के मनोबल में क्या आती है? गिरावट। ठीक है, बोले तो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल। ठीक, फिर है मुद्रास्फीति। अरे कैसे लिखने में आया, रुको लिखते हैं इसको सही। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में, स्थिति में प्रमापों का, प्रमापों का निर्धारण कठिन। इन्फ्लेशन के टाइम अपन स्टैंडर्ड का क्या नहीं कर सकते, डिसीजन लेने में या डिटर्मिनेशन में क्या होती है, अपन को डिफिकल्टी आती है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा, इसके बाद वही लेंगे अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिफिकल्ट ठीक है, आगे की बात करते हैं। बजट, बजट नियंत्रण पद्धति आवश्यक। इसके लिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम जरूरी है। ठीक है, बजट कंट्रोल सिस्टम नेसेसरी। हाँ बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये अपना लिमिटेशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रमापों के प्रकार, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड।
प्रमापों के प्रकार, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। पहला है बेटा, ठीक है, आदर्श प्रमाप। आदर्श प्रमाप, आइडियल स्टैंडर्ड। बात आगे समझ में। दूसरा है मूल या आधारभूत प्रभाव, आधारभूत प्रमाप। बड़ा इनके नाम याद रखने अपन को। बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक। एक है सामान्य प्रभाव, सामान्य प्रमाप, नॉर्मल स्टैंडर्ड। प्राप्य प्रमाप, अटेनेबल स्टैंडर्ड। बात आगे क्या समझ में कि प्राप्य प्रमाप क्या होता है, सॉरी प्रमापों के टाइप क्या है, ठीक है क्या। अब बेटा इन प्रमापों को अपन डिसाइड कैसे करते हैं, प्रमापों को डिसाइड कैसे करते हैं वो भी देखते। देखो प्रमापों के प्रकार हो चुके हैं अपने। ये लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा प्रमापों का निर्धारण। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। चलिए, इनका जो निर्धारण करता है ना बेटा, वो करती है प्रमाप समिति। कौन करती है, प्रमाप समिति करती है, ठीक। बेटा मात्राओं की गलती इग्नोर करना, ठीक है। अब इस समिति के सदस्य कौन होते हैं, के सदस्य देखो, उत्पादन प्रबंधक होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, उत्पादन प्रबंधक हो गया, क्रय अधिकारी हो गया, परचेज ऑफिसर हो गया, मुख्य अभियंता हो गया, विक्रय प्रबंधक हो गया, क्रय प्रबंधक, और लागत लेखापाल हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट। ये सारे इस समिति के क्या होते हैं बेटा, मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अपन लेते बेटा नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, प्रमाप लागत पत्रक। चलिए ये बनाते कब है, देखो इसमें क्या आता है
कि मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, लेबर की कितने घंटे हावर्स है, क्या रेट है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, इन सबका डिसीजन, इन सबके बारे में कहाँ लिखा होता है, प्रमाप लागत पत्रक में लिखते हैं। अब ये प्रमाप लागत पत्रक अपन कब बनाते हैं? प्रमाप लागत पत्रक कब बनाते हैं? तो ये बनते हैं प्रमाप निश्चित करने के बाद। और प्रमाप निश्चित कौन करते हैं? के बाद प्रमाप निश्चित करती है ना बेटा प्रमाप समिति, जिसके सदस्य क्रय अधिकारी हो गया है, प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया है, मुख्य अभियंता, विक्रय प्रबंधक हो गया और लागत लेखापाल हो गया। ठीक, इसमें क्या क्या लिखते हैं देखो। इसके अंदर अपन क्या क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड या मटेरियल क्वांटिटी लिखता हूं मैं ना, क्वांटिटी एंड प्राइस, सामग्री मूल्य व मात्रा। ठीक है, श्रम हावर्स एंड दर, रेट, स्थिर व परिवर्तनशील, स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों के हावर्स एंड रेट यानी कि दर, और साथ ही लिखते हैं प्रति इकाई कुल लागत, प्रति इकाई कुल लागत। बात आएगी क्या बेटा समझ में? यानी कि इसमें मटेरियल क्वांटिटी रेट लिखते हैं, मशीन आवर, लेबर आवर रेट लिखते हैं, स्थिर व परिवर्तनशील के व्ययों के हावर और रेट लिखी जाती है, और साथ ही प्रति इकाई कुल लागत भी लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन वेरियांस। वेरियांस अपन पढ़ चुके हैं। वेरियांस क्या होता है? डिफरेंस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसे तो क्या बोलते हैं? वेरियांस, विचरण बोलते हैं। तो आओ बात करते हैं इसकी। देखो क्या है इसमें, वेरियांस एनालिसिस या एनालिसिस, बोले तो विचरण विश्लेषण। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस। बोले तो विचरण क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात आ गई क्या समझ में? हाँ, तो डिफरेंस होता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस है, तो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड और एक्चुअल के निष्पादन में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरियांस बोलते हैं, विचरण बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या, चलो इसको हिंदी में लिख लो, वास्तविक तथा प्रमाप लागत का अंतर। प्रमाप लागत का अंतर क्या कहलाता है? वेरियांस कहलाता है। अब बात करते हैं वेरियांस एनालिसिस क्या होता है। विचरण विश्लेषण। मतलब जो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है बेटा, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, तो इन डिफरेंस किस वजह से आया है?
कितना डिफरेंस है। इन सबका विश्लेषण हम कहाँ करते हैं, वेरिएंस है। इन सबका जो विश्लेषण किया है, जो विश्लेषण करते हैं, इसे अपन बोलते हैं विचरण विश्लेषण। यानी जो डिफरेंस आया है उसके रीजन के बारे में पता हो, डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखो कि वास्तविक व क्रमांकों के बीच विचरण विचरण अच्छा विचरण लिख दिया, ओके, विचरण के विश्लेषण की रीति। विश्लेषण यानी एनालिसिस। ठीक है क्या। अब बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं अपन वेरिएंस, ध्यान से, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, विचरणों का वर्गीकरण। ये लीजिए साहब, चलिए पहला देखते हैं यहाँ क्या है। वेरिएंस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी लागत संबंधी विश्लेषण है, विचरण। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, वेरिएंस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंतर को कोई हम क्या कहते हैं, लागत संबंधी विचरण कहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है वेरिएंस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। अब बात करते हैं अपन सामान्य की। जनरल वेरिएंस, काय की बात कर रहे हैं बेटा, जनरल वेरिएंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य विचरण, काय की बात हो रही है, सामान्य विचरण। ठीक है बेटा, चलिए सामान्य विचरण के बारे में बात करते हैं अपन कि कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं ये नीचे ले रहा हूं, चलिए। पहला है बेटा अनुकूल व प्रतिकूल। अनुकूल व प्रतिकूल विचरण। अनुकूल बोलते हो फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है क्या, या फेवरेबल तो इसको इधर ही लिखते क्योंकि फिर अपने जगह कम पड़ेगी। अपन चाह रहे कि एक में ही आ जाए। चलो देखते हैं क्या, एक काम करते हैं, मैं सामान्य विचरण को नीचे लिख देता हूँ, जो तुम्हारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम्म, ये एरो बना देते हैं। अब बात करते हैं अपन जनरल वेरिएंस। चलिए बेटा, फर्स्ट है इसमें फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। यानी कि
अनुकूल तथा प्रतिकूल। बड़ा इसमें देखो क्या है, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड कॉस्ट से है, ठीक है क्या, या फिर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो बेटा ये जो सिचुएशन होती है ये होती है फेवरेबल। अनुकूल। वही बात करते हैं, इसका उल्टा ले लो कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, या एक्चुअल आउटपुट कम है स्टैंडर्ड आउटपुट से। ठीक है क्या बेटा, तो ये जो सिचुएशन आएगी वो आएगी एडवर्स, बोले तो प्रतिकूल। देखो यहाँ इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, ऐसी होगी एक्चुअल कॉस्ट वास्तविक लागत, ऐसी होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रमाप लागत, ए वो हो गया एक्चुअल आउटपुट वास्तविक उत्पादन। ठीक है, ऐसो हो गया अपना स्टैंडर्ड आउटपुट, बोले तो प्रमाप उत्पादन। ठीक है क्या, कि फेवरेबल और एडवर्स क्या हो गया, ये बेटा ऐसी बोले तो होता है, ये तो याद है ना वास्तविक लागत, जैसे ये तो हो गया प्रमाप लागत, ये हो गया अपना वास्तविक लागत। ठीक, तो फेवरेबल और अनफेवरेबल, जब एक्चुअल कॉस्ट कम होगी और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड तो प्री डिटरमाइन होती है, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड ज्यादा है और एक्चुअल क्या है, कम है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा अपन फेवरेबल, अनुकूल। वही एक्चुअल आउटपुट क्या है, ज्यादा है, वास्तविक उत्पादन ज्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, कम है, तो इस सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल आउटपुट उत्पादन ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो ये भी क्या है, फेवरेबल एप्लीकेशन, फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, नियंत्रणीय एंड अनियंत्रणीय वेरिएंस। चलिए बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं कंट्रोलेबल, तो इसका उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि विचरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। डिफरेंस की वजह से अगर किसी भी विशेष व्यक्ति पे, जैसे अगर क्वांटिटी वेरिएंस आ गया मेरा, या प्राइस वेरिएंस है, ठीक है, तो एक किसी विशेष व्यक्ति को हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही आवश्यक सुधार करके, साथ ही क्या बेटा, आवश्यक सुधार करके उसे
नियंत्रित या आवश्यक सुधार करके उसे नियंत्रित लिखो, नियंत्रित, अरे क्या लिख दिया है, ये रुको, किया जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा अनकंट्रोलेबल में जस्ट इसका उल्टा, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं ठहराया जा सकता है और साथ ही कोई आवश्यक सुधार भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा थर्ड वेरिएंस। ये लीजिए बेटा, उपविचरण एंड संशोधन, यानी कि सब वेरिएंस एंड रिवाइज्ड वेरिएंस। ठीक है, क्या बात, उपवेरिएंस क्या होता है बेटा, उपवेरिएंस में कुछ भी नहीं है। जिन कारणों से लागत में विचरण उत्पन्न होता है, मतलब लागत में जो वेरिएंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा, उसको बोलते हैं पर उपविचरण, सब वेरिएंस की क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस हो रहा है। अगर मटेरियल वेरिएंस की बात करें तो क्वांटिटी की वजह से हो रहा है या प्राइस की वजह से हो रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में। वही रिवाइज, ये लो, मूल लागत या मूल प्रमाप लागत एंड संशोधित लागत में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड वेरिएंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ, हाँ फोर्थ आएगा। निरपेक्ष व सापेक्ष विचरण। ठीक है, निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेरिएंस। बेटा कुछ भी नहीं है इन दोनों में, इसमें एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है हम काय में व्यक्त करते हैं, मुद्रा में व्यक्त। लेकिन यहाँ पे जो है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते व्यक्त। बात आएगी क्या बेटा समझ में, हाँ, यानी कि अब अगर एक बार और अपन देख लेते क्या क्या पढ़ा है। देखिए सबसे पहले अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, पहला वीडियो था अपना, इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि वास्तविक लागत क्या होती है, उत्पादन पूर्ण होने के बाद जो प्राप्त होती है, पूर्व निर्धारित जो पहले से ही प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए कोई इसका वैज्ञानिक आधार होता है पूर्व निर्धारित का। अनुमानित, देखो पूर्व निर्धारित में तो होता है कि लागत क्या होनी चाहिए, लेकिन अनुमानित में क्या कि लागत क्या होगी। पूर्व निर्धारित में वैज्ञानिक आधार के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन जो अनुमानित है उसमें क्या करते हैं, लास्ट ईयर की लागतों वह व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर डिसाइड की। साथ ही पूर्व निर्धारित लागत का जो बेटा क्या बोलते हैं अपना उद्देश्य है वो है कॉस्ट कंट्रोल, और जो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में ही आती है। ठीक है,
और जो अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका लागत अनुमान, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये पूर्व निर्धारित लागत है उत्पादन की पूर्व नियोजित, ठीक है। फिर अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके प्रमुख तत्व पढ़े थे, उद्देश्य हो गए, लाभ हो गए, लिमिटेशन होगी, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो बेटा ये अपना मेजर पार्ट खत्म हो गया है थ्योरी का। अब इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें अपन कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे, फॉर्मूले की ट्रिक बता दूंगा मैं कि कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, कि मटेरियल कॉस्टिंग में क्या होगा, मटेरियल वेरिएंस में, लेबर वेरिएंस में क्या होगा, ठीक है, कि कितने कितने वेरिएंस निकाल सकते हैं इसमें, सब वेरिएंस, रिवाइज, जो भी अपन सारी चर्चा क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है।